हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। और आप देख रहे हैं न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि हम इस चैनल के माध्यम से अलग अलग दिन और अलग अलग टॉपिक पर बात किया करते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की डेवलपमेंट और उनके करियर के बारे में करने के बारे में। तो आज भी एक ऐसा ही टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है दैट हाउ टू डू गेट बेटर सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है कि अभी एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है और सभी क्लासेस इंक्लूडिंग द बोर्ड क्लासेस, इन सभी के एग्जाम्स आ रहे हैं। इन सभी के प्रैक्टिकल्स कहीं ना कहीं स्टार्ट या तो हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा 12 पॉइंट्स के बारे में, 12 ऐसे पॉइंट्स के बारे में। यदि हम उन पे ध्यान रखेंगे तो हमारी जो आने वाली एग्जाम है उसमें हमारी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो मैं इस वीडियो में 12 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। यदि आप उन्हें वन बाय वन समझेंगे और उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए या फिर आपके आसपास में अगर कोई स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए जो भी हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको टाइमली मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि हम देखें कि किन 12 पॉइंट्स की हम बात करें, उसमें सबसे पहला ये है दैट वी नीड टू स्टार्ट विद एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो आई जस्ट टेक एनी बुक और मैं बस स्टार्ट कर दूं। नहीं, अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के साथ स्टार्ट करेंगे तो पहली बात तो ये आपको पहला मेंटल पीस देगी क्योंकि आप शांति से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, आपको ये पता रहेगा कि मुझे किस सब्जेक्ट को पहले लेकर के चलना और किस सब्जेक्ट को थोड़ा सा मैं आराम से लेकर के चल सकता हूँ। इसके बारे में हम बात करते हैं। आपको अपने सिलेबस और अपनी बुक्स का ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। देखो, पहली बात तो ये कि अगर मुझे ये पता है कि मेरे पास कौन सी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, कौन से रिफ्रेशर्स हैं, ये कितने मेरे पास सैम्पल पेपर्स हैं, ताकि आप टाइमली अपने इन रिसोर्सेज को और इनमें दिए गए सेगमेंट्स को आप टाइमली डिवाइड कर पाएं। इसके बाद में बात आती है कि टाइम और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करें। इसका मतलब क्या, कैपेसिटी का मतलब, देखो यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक बारी में एक चैप्टर को पढ़ पाता हूँ या समझ पाता हूँ, ऐसा हो सकता है कि मेरा एक दोस्त है कि वो 2 चैप्टर या 3 चैप्टर्स कर ले। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना है कि मेरा दोस्त तो जी एक बारी में 3 चैप्टर्स करा, नहीं। यहाँ बात हो रही है कि आप कितना जल्दी समझ पाते हैं। ठीक है, हाँ, आप टाइमली कुछ समय के साथ अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस कर सकते हो। ठीक है, अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये देख लें कि मेरे पास कितना टाइम है और मेरी कैपेसिटी कितनी है, सो दैट आप एक रूटीन में आ सकें। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जस्ट आइडेंटिफाई योर ओन वीक एरियाज एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज। मान लीजिए कि हमारा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ए, उसमें 10 चैप्टर्स हैं, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि 10 में से कुछ चैप्टर्स आपको बड़े अच्छे से आते हों और कुछ चैप्टर्स ऐसे हों कि जिनका आपको थोड़ा कम आइडिया है। तो बेटर ये होगा कि स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लें कि ये चैप्टर्स तो वो हैं जो कि मैंने ध्यान से पढ़े हैं, मैंने क्लास में भी समझे हैं, और कुछ ऐसे एरियाज हैं या कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मुझे थोड़ा समझ नहीं आए। तो मुझे उनको कितना टाइम देना है और कैसे प्रायोरिटाइज करना है। देखिए, इसमें अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने क्या किया था कि जो भी एरियाज मुझे आते हैं उन्हें एक बार पढ़ लिया, क्योंकि उसका एक बेस मेरे दिमाग में है या मेरे मन में एक बेस है उसका। और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वहाँ पे डाउट्स क्लियर करूँ अपने टीचर से, या जिसे मेरी मेरे फ्रेंड ग्रुप में अगर किसी को वो आता है तो मैं उससे क्वेश्चन कर लूँ। इससे मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज तो स्ट्रॉन्ग हैं, बट जो वीक एरियाज हैं उन्हें मैं एटलीस्ट इतना ले आऊँ ताकि मैं एवरेज तक पहुँच पाऊँ, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चंस की समझ। देखिए, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। मतलब एमसीक्यू कितने आने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं। ये एग्जाम पैटर्न है। क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे होती है,
मतलब क्वेश्चंस पूछे कहे जाते हैं। इसकी समझ बनाने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप टाइमली सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके पास, आप उसे अपना सिलेबस कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन बने कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी ना, एक्सपेक्टेशन एंड अनएक्सपेक्टेशन, उस वीडियो से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। देखिए, वाई डू वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवर ओन सेल्फ स्टडी? आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आप ट्यूशन जाते हो, ठीक है, आप कोचिंग ले रहे हो, सही है, बट इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, पता है क्या? कि आपके एक टीचर हैं और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी एक व्यक्ति के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बन रही है। देखिए, पढ़ाई में सबसे जरूरी ये है कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में जब आप जाओगे ना, मान लीजिए क्लास में आपने कुछ पढ़ा है, टीचर ने या किसी फ्रेंड ने आपको कुछ समझाया है, वो तो बात ठीक है, लेकिन जब आप कहीं फंसते हो, वहां पे आपका अपना बेस जो आपने खुद से क्लियर किया है वो आपको ज्यादा हेल्प करता है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, और जो हाँ, जिन बच्चों को मैंने अभी तक गाइड किया है या जिन बच्चों से मैंने बात की है अभी तक स्कूल में, उनका भी एक्सपीरियंस यही रहा है। तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर ओन सेल्फ स्टडी। चाहे आप 1 घंटा ही करो, 2 घंटा ही करो सेल्फ स्टडी, लेकिन सेल्फ स्टडी करना जरूर है, उसे प्रायोरिटी जरूर देनी है। देन वी कम टू ब्रेक। मतलब देखो, अभी तुम पढ़ रहे हो, तुमने 1 घंटा पढ़ लिया या 45 मिनट्स पढ़ लिया, देन यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। ब्रेक फॉर व्हाट? देखो, हमारा जैसे ब्रेन है ना, या हमारा माइंड है, अगर आप उसे कंसिस्टेंटली इंफॉर्मेशन देते रहोगे ना, एक टाइप की इंफॉर्मेशन, तो फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। ये हो सकता है सबके साथ ना हो, पर अगर कोई बच्चा ऐसा है, जैसे मान लीजिए मैं अगर 2 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो उसके बाद में चीज़ें मेरे दिमाग से ऊपर जाने लगती हैं। तो जो मेरा गोल है कि भाई मुझे ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा स्कोर करना है, वो तो अचीव होगा ही नहीं। यहाँ से तो समस्या हो जाएगी कि इन्फॉर्मेशन लेनी भी थी और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, तो जो पहले पढ़ रहा था वो भी नहीं समझ में आ रहा, और जो अब पढ़ रहा हूँ वो दिमाग में ऑलरेडी जा ही नहीं रहा है। तो इट्स बेटर कि आप टाइमली, मतलब एटलीस्ट 45 मिनट्स के बाद या 1 घंटे के बाद आप ब्रेक जरूर लें थोड़ा सा, ताकि आपको मेंटली एक ब्रेक मिले, जो पढ़ा है आपने वो दिमाग आपका प्रोसेस कर पाए। दूसरा, फिजिकली आप थोड़ा सा मूवमेंट भी कर ले, ताकि फिजिकल स्टिफनेस ना आए। इसके बाद में हम चलते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मतलब, यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल बनाने जरूरी हैं। रियलिस्टिक गोल मतलब कि मेरे 10 चैप्टर हैं, 10 में से 6 मुझे आते हैं, पेपर आने में 1 महीना बाकी है, तो मैं कितना टाइम इसको डिवोट करूं कि जो 6 सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं उसकी रिवीजन भी हो जाए, और 6 जो मेरे चैप्टर्स हैं जो मुझे आते हैं उनकी रिवीजन भी हो जाए, और जो 4 चैप्टर्स मेरे रहते हैं उनको मैं पढ़ भी लूं और टाइमली उसकी रिवीजन भी हो पाए। ठीक है, तो रियलिस्टिक गोल बनाने, ऐसा नहीं कि जी मैं तो 1 महीने में 3 सब्जेक्ट कर लूंगा और एग्जाम से 3 दिन पहले मैं इसको कवर कर लूंगा। ठीक, हो सकता है कोई ऐसा कर ले, बट सबकी कैपेसिटी ऐसी नहीं होती है, सबकी क्षमता ऐसी नहीं होती है। तो आप रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल बनाने पे जरूर ध्यान दें। अब इसके बाद में यदि हम बात करें नोट्स की, देखिए, सही बात है, हमें गूगल से, यूट्यूब से, फ्रेंड्स से, टीचर से, बहुत सारे एरियाज से हमें नोट्स मिल सकते हैं। बट मैं फिर से एक बात कहूंगा, जिस तरीके से आप सेल्फ स्टडी को मैंने प्रायोरिटाइज करने के लिए बोला है, वैसे ही अपने बनाए हुए नोट्स को प्रायोरिटाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि उस समय आपको ये पता है कि आपने किस कंसेप्ट को किस तरीके से अपने मन में डाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, या फिर जियोग्राफी पढ़ रहा हूं, या फिर मैंने पढ़ा है अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज, वो मेरे किसी फ्रेंड की समझ किसी और टाइप की होगी, किसी और व्यक्ति ने उसको किसी और तरीके से फ्रेम किया होगा। अगर मैं नोट्स देख रहा हूँ गूगल पे, तो वो किसी और व्यक्ति ने अपनी समझ से बनाए होंगे। आपकी समझ क्या बनी चैप्टर पढ़ के, पहले ये जानना जरूरी है। और जिस समय आप अपने नोट्स बना रहे हो, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा सेल्फ नोट्स फ्रेमिंग पे जरूर जाएं, ताकि आपको ये पता रहे कि एक चैप्टर में क्या दिया हुआ है।
आपको पता ही है आपको एग्जाम में कैसे हेल्प करता है खुद के नोट्स बनाना। कई बार मैंने देखा है कि 2 टाइप के क्वेश्चंस आए या 2 क्वेश्चंस आए, लेकिन एक क्वेश्चन किसी और चैप्टर का है, एक क्वेश्चन किसी दूसरे चैप्टर का है। दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी इसलिए क्योंकि कंसेप्ट सेम है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ए का आंसर बी में लिख दोगे तो जो चेकर बैठा है ना, उसे तो पता है कि आंसर क्या है, तो वहां से आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बेटर ये है कि आप अपनी जो नोट्स बना रहे हैं उस पर थोड़ा सा रिलाइज जरूर करें, उसे प्रायोरिटाइज जरूर करें। देन वी कम टू आंसर राइटिंग। ये बहुत जरूरी है, यहां थोड़ा सा ध्यान दे लेना। देखो, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, पहली बात तो ये है कि राइटिंग थोड़ी सी आपकी थोड़ी साफ राइटिंग हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही साफ लिखनी है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग थोड़ी पुअर थी, अभी भी है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि पेपर में कटिंग ना हो। पहली बात कटिंग ना हो, दूसरा ओवर राइटिंग ना हो। आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी इस टाइप की हो कि चेकर को समझ में आ जाए कि आप कहाँ पॉइंटर्स बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बेटर ये है कि आप पॉइंटर्स को या तो हाईलाइट कर दे किसी तरीके से, या फिर जहां पॉइंट्स आते हैं मार्क दीज थिंग्स या मार्क दीज वर्ड्स, कि जहां पॉइंटर्स आते हैं उसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा बढ़ा दीजिए या उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि चेकर को ये पता रहे कि आप कहाँ पे पॉइंटर्स बता रहे हैं या कहाँ पे आप मेन बात को बता रहे हैं। राइट, लास्ट में जो 12th पॉइंट है, इट इज, ये किस बारे में हो सकता है? ये इस बारे में है कि आप अगर फ्लो चार्ट्स बनाए ना, तो वो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन के तरीके से काम करता है। भाई आपने पढ़ा है चीज़ों को, बहुत बढ़िया, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड, लेकिन अगर आप पॉइंटर्स के साथ साथ फ्लो चार्ट्स बनाना भी सीख लें या फ्लो चार्ट्स बनाना शुरू कर दें, तो उससे ये होता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो भी डेवलप होती है, और सामने वाले चेकर को ये समझ में आता है कि हाँ इसने बुक तो पढ़ी है। क्योंकि जब आप पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो वहां पे सिर्फ पॉइंटर्स पे ध्यान जाएगा। तो फ्लो चार्ट्स में क्या होता है, एक व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि हाँ इसने सीक्वेंस भी मालूम है कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जहां पे कि आपकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको अपने लिए ब्रेक देना क्यों जरूरी है, जो भी आपके पास में रिसोर्सेज हैं, रेफरेंस मटेरियल है, बुक है, पीवाईक्यू है या फिर सैंपल पेपर्स है, उसका क्या रोल है, सेल्फ स्टडी और सेल्फ मेकिंग नोट्स को क्यों प्रायोरिटी देनी है, ये भी हमें समझ में आ गया। और एग्जाम राइटिंग के टाइम पे यानी आंसर राइटिंग के टाइम पे हैंड राइटिंग, पॉइंटर्स और फ्लो चार्ट, इनका ध्यान भी जरूर रखना है। यदि आपको इसके अलावा और भी थोड़ा जानना है कि हम एग्जाम वाले दिन क्या करें या एग्जामिनेशन हॉल में किस प्रकार के माइंडसेट के साथ हम जाएं, यदि आप चाहते हैं कि हम इस बारे में वीडियो बनाएं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू, आप इसको लाइक करें। यदि कोई बच्चे आपके पास में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस में आपके फ्रेंड्स हैं या कोई नेबर हैं, आप उन्हें वीडियो जरूर शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।